हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द सिविल पाथ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल बायोलॉजी के बारे में, जो कि ल्यूसेंट बुक का मैंने एक चैप्टर उठाया है साइंस का, वहाँ से। और उसके बारे में सब कुछ, सेल थ्योरी, प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक सेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स, प्लांट एंड एनिमल सेल्स, सब कुछ डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ द सिविल पाथ पर। हम शुरू करते हैं स्टडी ऑफ सेल यानी कि साइटोलॉजी। ये मैंने ल्यूसेंट बुक की पिक लगाई है और उसी को हम रिवाइज कर रहे हैं। तो देखते हैं, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। सेल की स्टडी को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। और सेल का डेफिनेशन क्या है? वो है सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब एक यूनिट, सबसे छोटी चीज़ है ये सेल। इससे जोड़ जोड़ कर बनते हैं टिश्यू, और उससे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, उससे पूरी बॉडी बनती है ना। तो सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आगे हम देखें, सेल की डिस्कवरी किसने की थी? द वर्ड सेल वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665। तो सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में। और फिर देखें, एंटोन वन लियोन वैन हुक Anton van Leeuwenhoek first described a living cell in the 1677। मतलब 1665 में जो डिस्कवरी हुई वो था सेल की, और 1677 में पहला लिविंग सेल देखा, मतलब जीवित सेल, फर्स्ट जीवित सेल देखा एंटोन वॉन लियोवेनहुक ने। ठीक है, आगे देखें। तो सबसे छोटा सेल कौन सा होता है? द स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जो है वो है स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटा सेल। क्वेश्चन आता है कभी कभी कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, तो वो है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। उसी के बाद द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज न्यूरॉन। स्मॉलेस्ट सेल था माइकोप्लाज्मा और लॉन्गेस्ट सेल है न्यूरॉन। आगे देखें, और द बिगेस्ट सेल इज एग ऑफ ऑस्ट्रिच। मतलब स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट और बिगेस्ट, है ना। तो स्मॉलेस्ट है माइकोप्लाज्मा, लॉन्गेस्ट है ह्यूमन बॉडी का लॉन्गेस्ट है न्यूरॉन, और सबसे बड़ा सेल क्या है? ऑस्ट्रिच का एग। आगे देखते हैं, शेल्डन एंड स्क्वान एस्टेब्लिश्ड सेल थ्योरी इन द ईयर 1838-39। ये भी पूछा जाता है कि सेल थ्योरी किसने डिफाइन की थी? तो वो थे शेल्डन एंड स्क्वान, जिन्होंने 1838-39 में सेल थ्योरी दी थी। आगे देखते हैं, जर्म प्लाज्म थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय ऑगस्ट वीजमैन। और जर्म प्लाज्म थ्योरी जो थी वो ऑगस्ट वीजमैन द्वारा प्रपोज की गई थी। अब हम देखेंगे मेन फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी। तो देखते हैं क्या है मेन फीचर्स। मेन फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी। मुझे इस टेक्निक में थोड़ा यूज टू होने में टाइम लग रहा है, पर मैं अपनी स्पीड और एडिटिंग सुधार लूँगी। तो देखते हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने ऑर्गेनिज्म हैं दुनिया में सब सेल से बने हैं। बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ सेल। दुनिया के हर ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है वो सेल से बना है। और ईच सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जैसा कि कहा गया कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो कोई भी सेल है ना, एक पहले से एग्जिस्टेड सेल से ही निकलता है। ठीक है, एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ फ्रॉम सिंगल सेल। हर ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से जीवन की शुरुआत करता है ना। अब हम देखेंगे कि सेल कितने प्रकार के होते हैं। सेल्स आर ऑफ 2 काइंड। सेल्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। क्या है? प्रोकारियोटिक सेल और एक होते हैं यूकारियोटिक सेल। तो चलिए पहले हम देखें प्रोकारियोटिक। प्रोकारियोटिक सेल, प्रो मतलब ऑलरेडी हम, जैसे होता है ना पुराना,
पहले आया हुआ, प्रिमिटिव, पहले आया हुआ। प्रोकार्योटिक सेल जो हैं, दीज आर प्रिमिटिव सेल हैविंग 3 बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल सेल, बट हैविंग 3 नहीं होगा, हैविंग द होगा। हैविंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल सेल बट लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो प्रोकार्योटिक सेल्स होते हैं ये एक्चुअली बेसिक स्ट्रक्चर तो रखते हैं सेल का, लेकिन इनमें क्या नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आगे, न्यूक्लियर मटेरियल इज प्रेजेंट इन अ रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड न्यूक्लियोइड। सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें एक रीजन होता है न्यूक्लियोइड, जिसमें प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर मटेरियल। आगे मैं डायग्राम के साथ समझाती हूँ इसी लेक्चर में, तो हम देखेंगे आगे डायग्राम में कि न्यूक्लियोइड कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, जब हम सेल ऑर्गेनेल्स को डिफाइन करेंगे। पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम, गोल्जी बॉडीज एट्सेट्रा। ये जो प्रिमिटिव सेल, जैसे कि ये शुरुआत ही हुई थी ना वहाँ से ऑर्गेनिज्म उसके बनने की, तो उसमें बहुत कुछ बेसिक जो मेम्ब्रेन्स है वो एब्सेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम, गोल्जी बॉडीज़, ये सब वहाँ प्रेजेंट नहीं होते प्रोकार्योटिक सेल में, पुराने वाले सेल में। प्रोकार्योटिक सेल का एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया, बहुत सारे होते हैं। तो उसमें जो सबसे पहले दुनिया में आया था बैक्टीरिया, तो एग्जाम्पल में आप आराम से रख सकते हो बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया एंड ओल्डर ऑर्गेनिजम्स। हम आगे डायग्राम से देखेंगे सेल्स का डिफ्रेंसिएशन। फिर क्या है, एक मिनट, हाँ, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरियल सेल इज 0। चूँकि बैक्टीरियल सेल एक प्रोकार्योटिक सेल है, तो जो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया वो प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या है, 0। द स्मॉलेस्ट नोन प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म इज माइकोप्लाज्मा। हमने देखा ना कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या है, माइकोप्लाज्मा, और चूँकि ये एक बैक्टीरियल सेल है तो सबसे छोटा है। ऑल प्रोकार्योट्स हैव सेल वॉल एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। जितने प्रोकार्योट्स हैं सब में सेल वॉल है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में नहीं है, मतलब कि ये ओल्डेस्ट और स्मॉलेस्ट है, ओल्डेस्ट और स्मॉलेस्ट। इन फोटोसिंथेटिक प्रोकार्योटिक बैक्टीरिया क्लोरोफिल इज एसोसिएटेड विथ मेम्ब्रेनस वेसिकल्स। और जो वैसे प्रोकार्योटिक बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनमें क्लोरोफिल जो होता है वो उनके मेम्ब्रेनस वेसिकल्स में प्रेजेंट होता है। ये सब जूलॉजी के टर्म्स हैं, जिसको मैं आगे चल के जब डिटेल में वीडियो बनाऊंगी तो ज़रूर डिस्कस करूंगी। अभी हम वन लाइनर्स रिवाइज कर रहे हैं। तो फोटोसिंथेटिक प्रोकार्योटिक बैक्टीरिया जो होती हैं, जब वो फोटोसिंथेसिस से फूड बनाएंगी तो उन्हें ज़रूरत पड़ेगी सनलाइट की और क्लोरोफिल की। तो क्लोरोफिल जो होता है उनका वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो होता है मेम्ब्रेनस वेसिकल्स में। कहाँ होता है, मेम्ब्रेनस वेसिकल्स में। पहले हमने पढ़ा था प्रोकार्योटिक सेल, अब हम देख रहे हैं यूकार्योटिक सेल। तो ये जो यूकार्योटिक सेल हैं, इसका मैं स्ट्रोक थोड़ा सा कम कर देती हूँ, हाँ, ये जो यूकार्योटिक सेल हैं ये नए सेल होते हैं। दीज आर कंप्लीट सेल विच कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड these are complete cell which contain membrane bound organelles and nucleus। ये होते हैं कंप्लीट सेल और जिसमें प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एंड न्यूक्लियस। प्रोकार्योट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो थे एब्सेंट थे, और यूकार्योट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं प्रेजेंट। तो यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर प्लांट एंड एनिमल हैव यूकार्योटिक सेल। तो जो यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं उनमें यूकार्योटिक सेल प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स लाइक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रियल, गोल्जी बॉडीज एट्सेट्रा आर एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन यूकार्योटिक सेल। तो जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि हमने देखा कि जो जो प्रोकार्योट्स में एब्सेंट थे इधर प्रेजेंट हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी एट्सेट्रा जो हैं वो यूकार्योट्स में प्रेजेंट रहते हैं।
आगे हम देखें, द बिगेस्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इज एसिटाबुलेरिया। ये क्वेश्चन आएगा, इसको ध्यान से देखना। बिगेस्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म क्या है? एसिटाबुलेरिया। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमेटिन मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। इनकी जो न्यूक्लियस होती है यूकारियोट्स की, वो उनके अंदर प्रेजेंट होता है क्रोमेटिन, जो कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। अगर आप बोलोगे तो मैं सेपरेट सारे जूलॉजी के लेक्चर्स बना दूंगी। क्योंकि ये मेरा पहला लेक्चर है तो थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, प्लीज़ मुझे फॉरगिव कीजिएगा और एनकरेज कीजिएगा ज़रूर। मेरे मिस्टेक्स को भी बताइएगा, मैं रेक्टिफाई करूँगी। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकारियोट्स एंड यूकारियोट्स। यहाँ एक टेबल बना है, अगर इस टेबल को आप याद कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा। तो हम देखते हैं क्या डिफरेंस है प्रोकारियोट्स और यूकारियोट्स में। प्रोकारियोट्स में क्या है? साइज ऑफ सेल इज जनरली स्मॉल। प्रोकारियोट्स के जो सेल होते हैं ना, वो यूकारियोट्स की तुलना में छोटे होते हैं। साइज ऑफ सेल इज जनरली लार्ज इन यूकारियोट्स। अगला, प्रोकारियोट में न्यूक्लियस एब्सेंट। न्यूक्लियस एब्सेंट इन प्रोकारियोट्स और न्यूक्लियस प्रेजेंट इन यूकारियोट्स। उसके बाद हम देखें, इट कंटेन्स सिंगल क्रोमोजोम विच इज सर्कुलर इन शेप। प्रोकारियोट्स का जो क्रोमोजोम होता है प्रो का, वो सिंगल होता है और सर्कुलर शेप में होता है। क्रोमोजोम जो है प्रोकारियोट्स में एक ही होता है, सिंगल क्रोमोजोम, और वो सर्कुलर शेप में होता है। और वहीं यूकारियोट्स में इट कंटेन्स मोर देन वन क्रोमोजोम, और जो यूकारियोट्स होते हैं उसमें एक से ज़्यादा क्रोमोजोम होते हैं। आगे, प्रोकारियोट्स मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। हमने बार बार देख रहा है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं प्रोकारियोट्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं, और वहीं यूकारियोट्स में जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। और एक और पॉइंट, प्रोकारियोट्स में सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय फिजन और बडिंग। सेल डिवीजन जो होता है जिससे कि सेल की ग्रोथ होती है, नए डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। प्रोकारियोट्स में जो सेल डिवीजन होता है वो बडिंग या फिर फिजन के बडिंग या फिजन के रूप में होता है। बडिंग और फिजन क्या होता है ये भी मैं बता सकती हूँ, अगर आप बोलोगे तो मैं अलग से बता दूंगी। और वहीं यूकारियोट्स में जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस और मियोसिस में होता है। माइटोसिस और मियोसिस को भी हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल बायोलॉजी टॉपिक्स हो गए। आगे हम देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल सेल। सेल का एक सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? अ सेल है फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अब हम सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले सेल में प्रेजेंट होता है सेल वॉल। इन प्लांट सेल देयर इज अ रिजिड सेल वॉल विच इज नॉन लिविंग एंड फ्रीली परमिएबल। क्या है ना, परमिएबल जिसको बोलते हैं कि वो परमिशन दे दे अपने अंदर से कुछ भी पास होने के लिए। तो प्लांट सेल जो होता है उसमें एक रिजिड मतलब कि एक अच्छा तगड़ा सेल वॉल होता है जो कि नॉन लिविंग होता है। लिविंग नहीं है वो, नॉन लिविंग है और परमिएबल है, वो अपने अंदर से ना मटेरियल्स के ट्रांसफ़र की इजाज़त देता है। इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज और काइटिन। ये जो प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है वो बना होता है सेल्यूलोज और काइटिन से। प्रोटीन होते हैं ये। और यही सेल वॉल जो होता है ना वो प्लांट सेल को इट प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल। वो प्लांट सेल को शेप और रिजिडिटी दोनों देता है। आगे देखते हैं, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन। ऐसे प्लांट सेल जो होते हैं उनका सेल वॉल बना होता है काइटिन और सेल्यूलोज से, याद रखना। और जो बैक्टीरिया है उसका सेल वॉल बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन से, पेप्टाइड और ग्लूकोज। मे बी आई एम रॉन्ग, इसको बस आप याद रखना, पेप्टिडोग्लाइकन। आगे, सेल मेम्ब्रेन। पहले हमने पढ़ा सेल वॉल, अब हम पढ़ रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ एनिमल सेल।
हमने देखा कि प्लांट सेल में होता है सेल वॉल और एनिमल सेल में होता है सेल मेम्ब्रेन। इन प्लांट सेल इट इज़ फाउंड विद इन सेल वॉल। और जो प्लांट सेल होते हैं ना, उनके अंदर में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, और जो एनिमल सेल है उसमें सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग प्रोवाइड करता है। अब देखते हैं सेल मेम्ब्रेन को। इट इज़ थिन इलास्टिक लिविंग डबल लेयर परमिएबल मेम्ब्रेन। ये एक पतला इलास्टिक जैसे स्ट्रक्चर में और लिविंग डबल लेयर परमिएबल मेम्ब्रेन है। प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है वो नॉन लिविंग है, लेकिन जो एनिमल सेल का सेल मेम्ब्रेन है वो लिविंग है, और ये भी परमिएबल है, और ये डबल लेयर है, 2 लेयर्ड है ना। और ये जो है इलास्टिक है, पतला है और लिविंग है। आगे देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। लिपोप्रोटीनस होता है सेल मेम्ब्रेन, मतलब ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। द मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स अरेंज इन अ बाईलेयर। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो 2 लेयर का है और लिपिड से बना होता है, और ये जो लिपिड है ना, ये प्रोटीन और लिपिड से बना होता है, और जो लिपिड है मेजर उनका नाम है फॉस्फोलिपिड्स अरेंज इन अ बाईलेयर। 2 लेयर में अरेंज फॉस्फोलिपिड से बना होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? इट रेगुलेट्स मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। ये सेल मेम्ब्रेन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके मूवमेंट को अंदर से बाहर की ओर या बाहर से अंदर की ओर रेगुलेट करता है। आगे, द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट। ये पूरी तरह से परमिएबल नहीं है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब ये सेलेक्ट करता है कि किसको जाने दें और किसको ना जाने दें। जो भी मॉलिक्यूल्स इसके दोनों तरफ जी, मतलब अंदर या बाहर किसी भी तरह के मॉलिक्यूल्स को परमिशन दे के ये भेजता है कि किसको भेजना है और किसको नहीं। आगे, सेल मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इनेबल्स द सेल टू इनगल्फ मेनी मटेरियल्स। सेल मेम्ब्रेन जैसा कि फ्लेक्सिबल है, तो ये सेल को ना ये सुविधा देता है कि वो बहुत सारे मटेरियल्स को अपने अंदर समाहित कर सके, बहुत सारे मटेरियल्स को इनगल्फ करके रख सके। अब हम तीसरी सेल मेम्ब्रेन के बाद पढ़ रहे हैं प्रोटोप्लाज्म। ये क्या है? द होल फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रोटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो है प्रोटोप्लाज्म। द नेम प्रोटोप्लाज्म इज गिवन बाय पुरकिंजे इन 1839। जब आप डीप में बायोलॉजी पढ़ोगे ना तो पुरकिंजे के बारे में बहुत पढ़ोगे, पुरकिंजे फाइबर्स के बारे में पढ़ोगे। तो ये क्या है कि हाँ, प्रोटोप्लाज्म जो है वो एक फ्लूइड है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसको इसका नाम किसने दिया प्रोटोप्लाज्म? वो थे पुरकिंजे। इन 1839 में ये नाम दिया उन्होंने प्रोटोप्लाज्म, पुरकिंजे ने। प्रोटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ वेरियस केमिकल सब्सटेंसेस लाइक वाटर, आयरन, सॉल्ट एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। प्रोटोप्लाज्म में बहुत सारे मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पानी, नमक, सॉल्ट है ना, वाटर, सॉल्ट, आयंस, मतलब कि सोडियम, पोटेशियम आप पढ़ोगे ना तो पता चलेगा। और ये जो है लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है, सेल का जो जीवित हिस्सा है वो है प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म जो है ना वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, तो हम देखते हैं ये किन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। प्रोटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला है साइटोप्लाज्म और दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म क्या है? द फ्लूइड फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन 2 लेयर का है, 2 लेयर्ड। तो इसके जो आउटसाइड में जो फ्लूइड है वो है साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियोप्लाज्म में द फ्लूइड फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर में जो है फ्लूइड प्रेजेंट वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब आगे देखें। 99% ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। मतलब मोस्ट मेजर जो हिस्सा है प्रोटोप्लाज्म का ये बनना होता है ऑक्सीजन से। उसका 76% भाग ऑक्सीजन होता है,
10.5% भाग कार्बन, 10% भाग हाइड्रोजन और 2.5% भाग नाइट्रोजन। आगे 80% ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज वाटर। प्रोटोप्लाज्म का जो 80% एरिया है ना वो पानी से बना होता है। द रेशियो ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इज प्रोटोप्लाज्म इज 81:19। मतलब प्रोटोप्लाज्म में सबसे ज़्यादा इनऑर्गेनिक ही पार्ट्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं जो कि 81% हिस्सा लेते हैं, और ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है वो 19%। अब हम अगले सेल ऑर्गेनेल की ओर चल रहे हैं, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी मतलब एक बहुत ही, ऐसे तो सारे ऑर्गेनल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना उसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ये एक शू के शेप का एक ऑर्गेनल होता है, शू शेप्ड ऑर्गेनल भी बोलते हैं, और इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं आगे देखते हैं। डिस्कवर्ड बाय ऑल्टमैन इन द ईयर 1886 में ऑल्टमैन ने इसको डिस्कवर किया। These are cylindrical rod shaped or spherical structure found in cytoplasm। ये सिलेंड्रिकल रॉड शेप या फिर स्फेरिकल भी हो सकते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज सराउंडेड बाय डबल लेयर्ड membrane. Inner membrane has manifold called cristae. The fluid present inside mitochondria is called matrix, which contains many enzymes and coenzyme। जैसा कि एक शू शेप्ड स्ट्रक्चर है या आप स्फेरिकल रॉड शेप भी बना सकते हो, तो इसके जो इनसाइड में जो मटेरियल या फ्लूइड प्रेजेंट है उसको कहते हैं मैट्रिक्स, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का। और जो आउटर साइड में है ये जो मैट्रिक्स है ना, इसमें एंजाइम्स और कोएंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया इज कंसिडर्ड एज प्रोकार्योटिक सेल इनसाइड यूकार्योटिक। देखो ये बहुत ही डिफरेंट पॉइंट है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कि ये खुद ही प्रोकार्योटिक सेल है जो एक यूकार्योटिक सेल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल फ्यू आरएनए एंड 70s राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है ना कि सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उसके साथ साथ उसमें प्रेजेंट है कुछ आरएनए और 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। फिर हम आगे देखते हैं, फंक्शन देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, तो ये फंक्शन देखते हैं। फंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया इज द रेस्पिरेटरी साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब हम जान पाएंगे कि इसे पावर हाउस क्यों कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो सांस लेने में मदद करता है सेल को। माइटोकॉन्ड्रिया इज द रेस्पिरेटरी साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी। ये एटीपी का सिंथेसिस करता है। सिंथेसिस ऑफ एटीपी टेक्स प्लेस एट माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये एटीपी को सिंथेसाइज करता है और सेल को रेस्पिरेट करने में मदद करता है, इसलिए इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी ही एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब एटीपी जो एनर्जी प्रदान करता है सेल को, है ना, एनर्जी, ताकि सेल अपना काम कर सके। आगे हम देखेंगे दूसरे एक और सेल ऑर्गेनेल। पहले मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। वो है गोल्जी बॉडीज़। इसको बहुत लोग गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं, बहुत लोग गोल्जी बॉडी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये गोल्जी बॉडीज़। ये हैं गोल्जी बॉडीज़। तो ये जो गोल्जी बॉडी है ये डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट कैमिलियो गोल्जी। कैमिलियो गोल्जी नामक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, जिसके नाम पे इसका नाम पड़ा गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी जो है 1898 में डिस्कवर हुई थी। गोल्जी बॉडीज़ आर मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ ट्यूब्स, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स। गोल्जी बॉडीज़ है ना वो बहुत तरह के ट्यूब्स और वेसिकल और वैक्यूल से मिलकर बनती हैं। ट्यूब, वेसिकल्स, वैक्यूल्स मतलब खाली खाली स्पेसेस हैं काफ़ी, उनसे मिलकर बनती हैं गोल्जी बॉडीज़। अभी मैं सेल का डायग्राम दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि कौन से ऑर्गेनल कैसे दिखते हैं। तो जो ये स्ट्रक्चर है ना, इसकी वजह से इनको गोल्जी बॉडीज़ को कहते हैं डिक्टायोसोम्स या डिक्ट्रियोसोम्स। तो गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या है? इट वर्क एज स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल।
मतलब सेल के अंदर जो भी मटेरियल्स होते हैं उनका स्टोरेज, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग का काम करता है गोल्जी बॉडीज। इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम्स। सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइसोसोम के सिंथेसिस में गोल्जी बॉडीज इन्वॉल्व होते हैं। इट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम सिंपल शुगर विच combined विथ प्रोटीन मेड बाय राइबोसोम फॉर्मिंग ग्लाइकोप्रोटीन। देखो गोल्जी बॉडीज का बहुत बड़ा रोल है। क्या करता है ना कि ये कार्बोहाइड्रेट को मदद करता है कि वो सिंथेसाइज हो जाए सिंपल शुगर से कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज हो जाए और प्रोटीन के साथ कंबाइन होकर राइबोसोम बना दें और जिससे ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा। ग्लूकोज प्लस प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा। तो ग्लूकोज प्लस प्रोटीन क्या बनेगा? ग्लाइकोप्रोटीन। गोल्जी बॉडी का फंक्शन ये क्या है एक बार और देख लेते हैं ध्यान से। इट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम सिंपल शुगर से कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करके विच कंबाइन विथ प्रोटीन मेड बाय राइबोसोम्स। राइबोसोम द्वारा जो प्रोटीन बनाया गया उसके साथ जो सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट हुआ वो कंबाइन करता है। प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट कंबाइन किया, उसके बाद बन गया ग्लाइकोप्रोटीन। ये बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ER, ये दो तरह के होते हैं ना, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER RER। तो क्या है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? मेम्ब्रेनस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन साइटोप्लाज्म। ऐसे ऐसे करके ना बने होते हैं। membranous network of tubules like structure found in cytoplasm is called endoplasmic reticulum। ये मेम्ब्रेन टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये मेम्ब्रेन टाइप के ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, जिसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज अटैच्ड विद द न्यूक्लियस ऑन वन साइड एंड ऑन द अदर साइड इट इज जॉइंड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे ये न्यूक्लियस है ना, इसके ऊपर से ये ऐसे ऐसे बने रहते हैं, तो ये एक तरफ से न्यूक्लियस से अटैच होते हैं और दूसरी तरफ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़े रहते हैं। ये हुआ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी मैं बोल रही हूँ, आगे मैं डायग्राम दिखाऊंगी तो सब पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर भी। तो अब हम आगे देखें फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या फंक्शन है भाई इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? Endoplasmic reticulum helps in the distribution of material. It forms supporting framework of the cell. ये सेल का एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी फॉर्म करता है, जैसे कि ये बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच है ना, ये सेल का एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क नेटवर्क फॉर्म करता है और क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल्स में भी हेल्प करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल्स की में भी हेल्प करता है। अब हम जैसे हमने कहा कि ये दो टाइप का होता है, एक रफ और एक स्मूथ, तो हम देखते हैं फंक्शंस अलग अलग। ये जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम इन इट। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ना ऐसा गोल 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 स्ट्रक्चर दिखेगा जो कि है ना प्रोटीन्स, सॉरी राइबोसोम्स, जो है राइबोसोम्स अटैच होते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे। और इसकी वजह से क्योंकि इस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। राइबोसोम का काम क्या है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और वहीं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइड ऑफ लिपिड सिंथेसिस। और वहीं जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिनके ऊपर ये गोल स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, उनका काम होता है लिपिड सिंथेसिस। मतलब जो रफ वाले होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और जो स्मूथ वाले होते हैं वो लिपिड सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, वीडियो को 3-4 बार देखने से आपको याद हो जाएगा। बुक को भी साथ में पढ़ते जाना। अगर आपके पास बुक है ना तो हाईलाइट और अंडरलाइन करते जाओ। आगे, ड्यू टू डिफेक्टिव इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अ सेल इज अनेबल टू सिंथेसाइज लिपिड्स। अगर किसी सेल में डिफेक्टिव इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा तो वो सेल जो है वो लिपिड को सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा। आगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोटीन सिंथेसिस एंड एंजाइम ट्रांसपोर्ट। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम बहुत सारा है। वो क्या करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस भी प्रोवाइड करते हैं
और एंजाइम ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं। जब हम आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे तो बहुत ही डिटेल की चीज़ हो गई, जूलॉजी ऑप्शनल के लिए पढ़ेंगे तो देखेंगे कि राइबोसोम्स कैसे काम करते हैं एंजाइम ट्रांसपोर्ट में आगे। अब राइबोसोम्स के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंजाइम ट्रांसपोर्ट में कैसे काम करते हैं वो देखेंगे। अब हम चले राइबोसोम के बारे में पढ़ने को, तो देखते हैं राइबोसोम क्या है। डिस्कवर्ड बाय पलाडे। राइबोसोम की डिस्कवरी किसने की थी? पलाडे ने। स्मॉल ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर फाउंड अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑन इट और इन फ्री स्टेट। मतलब ये ना ऐसे ऐसे सेल में फ्री भी मिलेंगे राइबोसोम, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ वाले के सरफेस पे अटैच भी मिलेंगे। ठीक है। राइबोसोम इट इज़ मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोसोम को राइबोन्यूक्लिक एसिड से बने होने के कारण ही राइबोसोम कहते हैं, यानी कि ये राइबोसोम जो होते हैं वो आरएनए से बने होते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड से। अब देखो, राइबोसोम इज नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, राइबोसोम फ्री स्ट्रक्चर है, ये किसी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं रहता। राइबोसोम का फंक्शन क्या है? टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का मेन फंक्शन होता है टेक पार्ट, जो प्रोटीन सिंथेसिस में काम करते हैं। ये स्ट्रक्चर अलग से अगर हम पढ़ेंगे ना तो राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनेगा। तो राइबोसोम का काम क्या है? वो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। वो या तो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है साइटोप्लाज्म में, या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच होता है। अब अगला ऑर्गेनेल पढ़ने जा रहे हैं हम, लाइजोसोम, जिसको हम सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं। तो लाइजोसोम क्या है? डिस्कवर्ड बाय डी डुवे। इसको डी ड्यूब भी बोल सकते हो। तो डिस्कवर्ड बाय डी ड्यूब। लाइजोसोम क्या है? दीज आर द सैक लाइक स्ट्रक्चर, मतलब थाइली नुमा स्ट्रक्चर है। सैक लाइक स्ट्रक्चर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, इसके एक सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। एंड कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इसके अंदर भरा होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो इसका फंक्शन क्या है लाइजोसोम का? इट हेल्प्स इन इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। ये इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन में मदद करता है। सेल के अंदर जो डाइजेशन होता है ना, उसमें मदद करता है ये लाइजोसोम। द एंजाइम फाउंड इन लाइजोसोम में डाइजेस्ट द एंटायर सेल। इसको क्यों कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल? यहाँ लिखा भी, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। जो लाइजोसोम होता है, इसके अंदर जो एंजाइम होता है ना, वो पूरे के पूरे सेल को भी डाइजेस्ट कर सकता है। तो जिस सेल की का लाइफ ख़त्म हो रहा हो, जिसका काम तमाम हो गया हो ना, उसको लाइजोसोम एनगल्फ कर जाता है और वहाँ सेल की डेथ हो जाती है। लाइजोसोम इज़ नॉट फाउंड इन रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स ऑफ मैमल। मैमल्स के आरबीसी में राइजोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। राइजोसोम इज नॉट फाउंड इन द ब्लड कॉर्पस्कल्स, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स ऑफ मैमल। उसके बाद क्या है अगला? सेंट्रोसोम, डिस्कवर्ड बाय बोवेरी। बोवेरी द्वारा डिस्कवर किया गया सेंट्रोसोम को। ये क्या करते हैं? इट इज़ ओनली फाउंड इन एनिमल सेल टेकिंग पार्ट इन सेल डिवीजन। जब एनिमल सेल डिवीजन कर रहा होता है ना, तब ये सेंट्रोसोम मिलते हैं। क्या करते हैं? इट इज़ नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, कंसिस्ट ऑफ 2 सेंट्रियोल। ये ऐसे मेम्ब्रेन जिनमें 2 सेंट्रियोल होते हैं, उनसे जुड़े हुए नहीं होते। इट इज़ नॉट बाउंडेड बाय, सॉरी यहाँ पे कॉमा देना चाहिए था, मिस्टेक है बुक में। क्या है ना कि ये कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है, फिर यहाँ एक कॉमा पढ़ना चाहिए था। और इसमें 2 सेंट्रियोल होते हैं सेंट्रोसोम में, तभी तो सेल डिवीजन में मदद करते हैं। 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं सेंट्रोसोम में, और ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। फंक्शन क्या है सेंट्रियोल का? फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल फाउंड इन सेंट्रोसोम इनिशिएट द सेल डिवीजन फॉर्मिंग स्पिंडल फाइबर बिटवीन द पोल। जब सेल डिवीजन चल रहा होता है, मैं दिखाती हूँ। जब सेल डिवीजन चल रहा होता है तो ऐसे करके ना 2 पोल का फॉर्मेशन हो जाता है ना। ये रहा, ये दोनों अलग होके फिर डॉटर सेल्स बनेंगे। तो जब सेल डिवीजन होता है, 2 पोल का फॉर्मेशन होता है, तो ये यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। स्पिंडल फाइबर ना सेल डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।
आगे हम अगला ऑर्गेनेल क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो वो है प्लास्टिड। प्लास्टिड प्लास्टिड क्या है ना, ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। प्लास्टिड जो है बस प्लांट सेल में फाउंड होता है, क्योंकि कलर प्रोवाइड करता है। इट इज़ ऑफ 3 टाइप, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड हो जैसे प्लांट सेल में मिलते हैं और ये 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। अब हम अलग अलग इन्हें पढ़ेंगे। पहला क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, दीज आर ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन ग्रीन प्लांट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनमें पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट। सो इट इज़ नोन एज किचन ऑफ द सेल। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, किचन ऑफ द सेल। क्लोरोप्लास्ट इज बाउंडेड बाय 2 यूनिट मेम्ब्रेन हैविंग ग्राना एंड स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट का जब आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना, तो 2 तरह के इसमें यूनिट मेम्ब्रेन होते हैं, एक होता है ग्राना, एक होता है स्ट्रोमा। जब हम लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन डिटेल में पढ़ेंगे तब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ग्रेना और स्ट्रोमा के बारे में। आगे देखें। हाँ, ग्रेना आर मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक लाइक स्ट्रक्चर नोन एज थैलाकॉइड फाउंड इन स्टैक। जैसे ये कहा ना मैंने, एक के ऊपर एक रखे सिक्के की तरह होता है ग्रेना। ग्रेना क्या होता है, इट कंटेन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, इसमें प्रेजेंट होता है ग्रीन कलर्ड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। स्ट्रोमा इज द मैट्रिक्स प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, और जो स्ट्रोमा होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मैट्रिक्स जो होता है उसको कहते हैं स्ट्रोमा। विच कंटेन फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स। स्ट्रोमा जो होता है वो फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स को कंटेन करते हैं। स्ट्रोमा जो होता है वो फोटोसिंथेटिक एंजाइम को कंटेन करते हैं। अ ग्रैनम इज कंपोज ऑफ 20 to 50 थैलाकॉइड्स। ये जो ग्रैनम है ना, जिससे ग्रैना बना है, इसमें 20 to 50 थैलाकॉइड्स होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है कॉइन्स वाला, इसको थैलाकॉइड्स बोलते हैं। आगे, ग्रैनम इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस व्हाइल स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। मैंने बोला ना, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे। तो ग्रैना जो है वो साइट है, मतलब ग्रैना में होती है लाइट रिएक्शन और स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का ही पार्ट है, इसको अलग से पढ़ने में ही समझ में आएगा। उसके बाद स्ट्रोमा इज द क्लोरोप्लास्ट हैविंग स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए एंड 70s राइबोसोम। स्ट्रोमा में क्या है कि छोटे छोटे डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होते हैं और 70s राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इनका फंक्शन क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्रोवाइड्स ग्रीन कलर टू प्लांट एंड टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट क्या है, वो प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है और फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। फोटोसिंथेसिस यानी कि फूड बनाने में मदद करता है। आगे अब हम क्लोरोप्लास्ट पढ़ चुके हैं अब हम देखेंगे क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड्स वेरियस कलर्स टू द प्लांट लाइक फ्लावर, फ्रूट एट्सेट्रा। क्लोरोप्लास्ट था वो ग्रीन कलर का था, और क्रोमोप्लास्ट जो है वो अलग अलग कलर प्रदान करते हैं प्लांट को रंग बिरंगे फ्लावर के लिए, फ्रूट के लिए। क्रोमोप्लास्ट आर ऑफ डिफरेंट काइंड। क्रोमोप्लास्ट जो है 2 तरह के होते हैं, एक लाइकोपीन और एक कैरोटीन। लाइकोपीन और कैरोटीन। लाइकोपीन क्या है, इन टोमेटो इट प्रोवाइड्स रेड कलर। अगर अलग से पूछा जाए कि टमाटर में रेड कलर कौन प्रोवाइड करता है, तो वो है लाइकोपीन, लाइकोपीन। और ओवरऑल इसको क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। और कैरोटीन जो है प्रोवाइड येलो और ऑरेंज कलर इन प्लांट, एग्जाम्पल कैरेट। नाम ही कैरेट, तो आप मार सकते हो कि ऑरेंज या येलो कलर प्लांट में कौन प्रोवाइड करता है, वो है कैरोटीन। और एक और है बिटानिन, 3 है ना, बिटानिन फाउंड इन शुगर बीट। बिटानिन जो है वो शुगर बीट में प्रेजेंट होता है। अब क्रोमोप्लास्ट के बाद आगे हम देखेंगे ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है ना वो होता है कलरलेस। ल्यूकोप्लास्ट इज कलरलेस, इट स्टोर्स द फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन ग्रैन्युअल्स। ल्यूकोप्लास्ट है वो कलरलेस होता है और फूड को स्टोर करने में मदद करता है फैट, प्रोटीन और ग्रैन्युअल्स, स्टार्च, फैट और प्रोटीन ग्रैन्युअल्स के फॉर्म में। ल्यूकोप्लास्ट इज फाउंड इन रूट एंड अंडरग्राउंड स्टेम। ल्यूकोप्लास्ट जो है ना वो जड़ों में और अंडरग्राउंड स्टेम्स जो तने पेड़ के नीचे चले जाते हैं ज़मीन के, उनमें पाया जाता है, क्योंकि ये स्टोरेज का काम करता है, तो ऐसी जगहों में ही मिलेगा। अगला जो ऑर्गेनेल है वो है वैक्यूल।
ये खाली सा एक स्ट्रक्चर बड़ा सा प्रेजेंट होता है सेल में जिसमें फ्लूइड भरा होता है। इट इज़ फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड बाय डेड ऑर्गेनेल्स और सेल। जो सेल में बहुत बड़ा सा एक एरिया होता है खाली, उसमें फ्लूइड प्रेजेंट होती है और चारों तरफ से ये डेड ऑर्गेनेल से बाउंड होता है, उसे कहते हैं वैक्यूल। इन प्लांट सेल इट इज़ लार्जर इन साइज बट इन एनिमल सेल इट इज़ स्मॉलर इन साइज। प्लांट सेल में ये बड़े साइज़ का वैक्यूल होता है और एनिमल सेल में छोटे साइज़ का वैक्यूल होता है, क्योंकि एनिमल सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। द मेम्ब्रेन विच सराउंड्स द वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। वैक्यूल जिस मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है उसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। फंक्शन क्या है वैक्यूल का? इट हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन, इट स्टोर्स टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट। इतना बड़ा जो गैप होता है खाली सा, उसका काम क्या है? वो सेल को ऑस्मोरेगुलेशन में मदद करता है और जो सेल के टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उनको भी स्टोर करता है। आगे देखते हैं। In plant cell, there is a large central vacuole that or may occupy 90% of total cell volume. प्लांट सेल में ना इतना बड़ा सा सेल वैक्यूल होता है जो लगभग सेल का 90% हिस्सा ऑक्यूपाई कर लेता है। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। जबकि ये इतना बड़ा होता है चूंकि, इसलिए ये प्लांट सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी दोनों प्रदान करता है। इन अमीबा वैक्यूल प्ले रोल इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड न्यूट्रिशन। अमीबा के अंदर जो वैक्यूल होता है ना, वो ऑस्मोरेगुलेशन में भी मदद करता है अमीबा को, और न्यूट्रिशन फूड को न्यूट्रलाइज करने में, मतलब फूड को खाने पचाने में भी वैक्यूल मदद करता है अमीबा की। अब हम सबसे मेन इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल, ऐसे तो सारे इम्पॉर्टेंट है बट जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है उसकी तरफ आ रहे हैं, वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज अ स्फेरिकल सेंट्रली लोकेटेड मेजर स्ट्रक्चर फाउंड इन द सेल। वो तो ब्रेन होता है सेल का, सेल के बीच में एकदम होता है गोल सा। इन प्लांट सेल इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स पेरीफेरी। प्लांट सेल में ये पेरीफेरी की तरफ होता है न्यूक्लियस, जब आप डायग्राम देखोगे तब दिखेगा। और इट इज़ बाउंडेड बाय डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैविंग पोर वाले छेद युक्त डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से वैक्यूल बाउंड होता है। विद इन न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन मटेरियल आर प्रेजेंट। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर में न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखें, न्यूक्लियोलस इज रिच इन प्रोटीन एंड आरएनए। जो न्यूक्लियोलस होता है ना, वो प्रोटीन और आरएनए में रिच होता है, उनमें बहुत ही प्रचुर मात्रा में प्रोटीन और आरएनए पाया जाता है न्यूक्लियोलस में। क्रोमेटिन मटेरियल इज थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मिंग नेटवर्क। क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो एकदम पतला सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक नेटवर्क बनाता है। क्रोमेटिन मटेरियल धागे के डिज़ाइन का होता है जो कि एक जाला बनाता है, नेटवर्क बनाता है। दिस इज मेड अप ऑफ जेनेटिक सब्सटेंस डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो डीएनए से बना होता है और एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। क्रोमेटिन फाइबर डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन ब्रेक्स इनटू पीसेज एंड फॉर्म क्रोमोजोम। सेल डिवीजन के समय जो है ना, क्रोमेटिन पीसेज में, टुकड़ों में टूट जाता है और क्रोमोजोम फॉर्म करता है। सेल डिवीजन होने से क्रोमेटिन भी टूटता है और क्रोमोजोम का फॉर्मेशन करता है। अब जो न्यूक्लियस का फंक्शन है, इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल। मैंने कहा ना कि इसे ब्रेन भी कहते हैं। सेल की सारी एक्टिविटी को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। कंट्रोल रूम ऑफ द सेल क्या है? न्यूक्लियस। क्रोमेटिन ट्रांसमिट्स हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। क्रोमेटिन जो है वही जो क्रोमोसोम बन जाता है सेल डिवीजन के बाद, वही हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, उनके अगले जनरेशन में ट्रांसफर करता है। अदर देन न्यूक्लियस डीएनए इज ऑल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। न्यूक्लियस के अलावा जो डीएनए है वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डीएनए क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स। क्योंकि डीएनए प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में, उसकी वजह से वो खुद ही आप रेप्लिकेट करते हैं, मतलब कि खुद को प्रोड्यूस करते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया इज एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया तो जो खुद ही पावर हाउस ऑफ द सेल है, वो अपना प्रोटीन खुद बना सकता है। द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अगेंस्ट डिफ्यूजन ग्रेडियंट विद द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द रेस्पिरेशन थ्रू सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो बहुत ही डिटेल्ड चीज़, यहाँ तो एक लाइन में लिख दिया गया, तो मैं बस बता देती हूँ कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ना, वो सब्सटेंस को मूव कराता है डिफ्यूजन ग्रेडियंट में। जब आप पढ़ोगे हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, उसके बाद डिफ्यूजन ग्रेडियंट, पोटेशियम सोडियम का मूवमेंट, सब आप पढ़ोगे ना डिटेल में, तब पता चलेगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो बस हम यहाँ जान रहे हैं कि जो सब्सटेंस का मूवमेंट होता है डिफ्यूजन ग्रेडियंट में, वो सेल मेम्ब्रेन से एनर्जी लेके द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन थ्रू सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। छोटा सा एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन्होंने बीच में घुसा दिया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल्स मेक द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द सेल। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैं, गोल्जी बॉडीज, लाइजोसोम्स और वैक्यूल्स, ये सब मिलके सेल का एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम तैयार करते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल जो है, प्लांट सेल्स आर लार्जर इन साइज, एनिमल सेल्स आर स्मॉलर इन साइज। प्लांट सेल एनिमल सेल से बड़े होते हैं। सेल वॉल प्रेजेंट मेड अप ऑफ सेल्यूलोज और काइटिन। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है जो कि सेल्यूलोज और काइटिन से बना होता है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता। प्लास्टिड जिसमें क्लोरोप्लास्ट भी है ना। सेंट्रोजोम जो है प्लांट सेल में नहीं होता, सेंट्रोजोम एनिमल सेल में होता है, वो सेल डिवीजन में मदद करता है। वैक्यूल जो होते हैं बड़े होते हैं सेल प्लांट सेल में, और एनिमल सेल के वैक्यूल छोटे होते हैं। सेल बिकम्स टर्जिड बिकॉज ऑफ इंडोस्मोसिस। इंडोस्मोसिस की वजह से सेल टर्जिड हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ इम्बिबिशन इन्वॉल्व्स बोथ डिफ्यूजन एंड कैपिलरी एक्शन। ये सब उन्होंने रैंडम बायोलॉजी के टर्म्स लिख दिए हैं। ये ऐसे एक लाइन में समझ में नहीं आएंगे, बट मैं बोल देती हूँ कि जो इम्बिबिशन प्रोसेस होता है उसमें डिफ्यूजन और कैपिलरी एक्शन दोनों होता है। अब डिफ्यूजन और कैपिलरी एक्शन ना दो अलग अलग चीज़ें हैं। डिफ्यूजन जो है वो सोखता है, और कैपिलरी एक्शन है वो वाटर को नीचे से ऊपर की तरफ खींचता है। जैसे कि दिया है, ठीक है, दिया जल रहा है, डायग्राम अच्छा नहीं बन पा रहा उंगली से। यहाँ तेल है और ये है बाती। ये जो बाती है ना, ये तेल को सोखती है तब ये दिया जलता है, और वो होता है कैपिलरी एक्शन की मदद से, ठीक है। आगे, अ सेल इंक्रीजेस इन वॉल्यूम व्हेन इट इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब सेल को डाला जाता है तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। फिर ये एक टर्म है टफ बायोलॉजी का, चलो बस पढ़ लेते हैं। व्हेन फ्रेश एग प्लेस इन सॉल्ट वाटर इट फ्लोट्स। जब फ्रेश एग को सॉल्ट वाटर में डालेंगे ना तो ये तैरेगा। अ सेल विल लूज वाटर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मीडियम विथ लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर। जिस मीडियम में पानी का कंसेंट्रेशन कम रहेगा वहाँ पे जो सेल है वो पानी को, वाटर को लूज करेगा। चलिए अब हम देखते हैं दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम जल्दी जल्दी से। तो ये है प्लांट सेल का डायग्राम, एक सेकेंड। हाँ, तो ये है प्लांट सेल का डायग्राम। देखो प्लांट सेल में ना ये स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले इसमें बड़ा सा हिस्सा क्या है, वैक्यूल। सेल, इसमें सेल वॉल भी प्रेजेंट है। इसके बाद है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल पहले फिर सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या है, ये स्ट्रक्चर प्रदान किया सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन ने। वैक्यूल, ये देखो यहाँ वेस्ट स्टोर होता है। यहाँ गोल्जी बॉडीज़ है ना, गोल्जी अपैरेटस जिसके ऊपर राइबोसोम्स गोल गोल से दूर दूर हैं। ये स्मूथ वाले हैं जिस पे राइबोसोम्स दूर दूर हैं। ये गोल गोल जो स्ट्रक्चर है ना, ये हैं राइबोसोम्स। उसके बाद स्मूथ देखा हमने, स्मूथ गोल्जी बॉडी जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है। और ये देखो रफ, जो ये न्यूक्लियस से अटैच है, रफ वाले जिसके ऊपर गोल्जी बॉडीज अटैच हैं। आगे ये बड़ा सा जो गोल है वो है न्यूक्लियस, ब्रेन है ना, ब्रेन न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियस के बाहर भी देखो राइबोसोम्स बिखरे पड़े हैं। सॉरी, न्यूक्लियस है बड़ा सा गोला, और न्यूक्लियोलस जो है वो सेंटर में प्रेजेंट है न्यूक्लियस के। ये जो शू शेप के दांत वाले स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद साइटोस्केलेटन, जो बाहर धागे युक्त चीज़ें दिख रही हैं ना, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, साइटोस्केलेटन।
क्लोरोप्लास्ट देखो ग्रीन ग्रीन से, जिसमें थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट हैं, ग्रेना और पेरोक्सिसोम यहाँ प्रेजेंट है। तो ये रहा एक ओवरऑल स्ट्रक्चर प्लांट सेल का। इसके साथ ही अब हम देखेंगे एनिमल सेल। एक्सप्लेन तो मैंने पीछे ही कर दिया है ऑर्गेनेल्स को, इसको अलग से क्या एक्सप्लेन करूँ, टाइम भी बहुत हो गया। आप ऑर्गेनेल्स को अलग पहले देख लोगे तो समझ में आ जाएंगे स्ट्रक्चर्स। एक ऑर्गेनेल मैंने यहाँ पे नहीं डिफाइन किया, वो है माइलोप्लास्ट, क्योंकि ये बुक में नहीं दे रखा था, तो मैं एक्स्ट्रा दे के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती। तो चलो अब हम देखते हैं एनिमल सेल को। तो ये है एनिमल सेल। एनिमल सेल का स्ट्रक्चर देखो कितना भरा हुआ है, सब कुछ इसके अंदर भर रखा है। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं एनिमल सेल में, सेल मेम्ब्रेन से ये बाउंड है। इसमें निकल रखा है सीलियम। सीलियम जो है ना मेनली चलने में मदद करता है। सीलिया और फ्लैजेला जब आप पढ़ोगे, छोटे छोटे डॉट जैसे राइबोसोम्स, यहाँ लाइजोसोम जो सेल है ना ये इनगल्फ करते हैं डेड सेल्स को, और सुसाइडल बैग बोलते हैं, फट जाती है ये थैली खुद ही। आगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं हैं, और ये रहा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच हैं। आगे देखो, सबसे पहले न्यूक्लियर पोर, एक बड़ा सा एरिया है ना न्यूक्लियस के लिए, उसके अंदर है न्यूक्लियोलस, सेंटर में है न्यूक्लियोलस, और ये सराउंडेड किससे है, न्यूक्लियोप्लाज्म से। फिर हम देखते हैं गोल्जी अपैरेटस, ये देखो गोल्जी बॉडीज़ जिसके चारों तरफ भी राइबोसोम्स पड़े हैं। ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, सेल बॉडी खाली वाली, साइटोप्लाज्म, पेरोक्सिसोम इधर प्रेजेंट हैं, यहाँ सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट हैं, सेंट्रियोल देखो यहाँ पर है, न्यूक्लियर तो हमने देख लिया, पूरा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हमने देख लिया। तो वो मोटा मोटी जो हमने पीछे पढ़ा वो यहाँ पे एज अ डायग्राम फॉर्म में मैंने दिखाया। आप उसको जब लाइंस को पढ़ोगे अच्छे से तो ये सारे जो मेम्ब्रेन्स हैं इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन भी समझ में आएगा। तो यहाँ तक मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मेरा हौसला बढ़ाते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी ऑन द सिविल पाथ।